हेलो एवरीवन, आज फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं उड़ान वर्कशीट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस चारों सब्जेक्ट्स की थर्ड वर्कशीट जो है यहाँ पर रहेगी इस वीडियो में। इससे पहले वर्कशीट 1 और 2 जो है वो इससे पहले वाली वीडियो में मैं कर चुकी हूँ सॉल्व। उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उन पर क्लिक कीजिए और जो इससे पहले वाली वीडियो है उनकी हेल्प से आप फर्स्ट और सेकेंड वर्कशीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये थर्ड वर्कशीट है इंग्लिश की। इससे पहले वाली जो है वो नाउन थे, आज जो है वो है एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब्स के बारे में। तो इसमें आपको क्या करना है, फिलअप्स दिए हुए हैं, सेंटेंस है, उसमें लास्ट में फिलअप्स के ऑप्शन है 2। हर एक के अंदर सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एक के साथ एस लगा हुआ है। तो इसके क्या रूल होते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसमें अगर ही, शी, इट या कोई नाम, जैसे यहाँ पर डेविड और रोहित जो है वो नाम है, तो ऐसे किसी के नाम दिए हुए हैं तो उन सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और बाकी जो इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है सेंटेंस उसको रीड करते हैं। डू नॉट डैश फ्रॉम द वॉल। डू नॉट डैश फ्रॉम द वॉल। तो आपको क्या करना है, इसमें जंप आपको फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर ही, शी, इट या नेम इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जंप के ऊपर क्लिक यहाँ पर राइट करेंगे। फर्स्ट फिलअप जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सेकंड है डैश द पोएम केयरफुली। तो इसके अंदर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो सिंपल रिसाइट है उसको हम इसके फिल करेंगे। रिसाइट द पोएम केयरफुली। थर्ड सेंटेंस देखिए, डेविड डैश हिज पेरेंट्स एडवाइजेज। तो डेविड क्या है, मैंने अभी बताया था किसी का नाम है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे ओबेज को। डेविड ओबेज हिज पेरेंट्स एडवाइजेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन जो सेंटेंस है, दे डैश डीपली। दे जो है प्लूरल है और उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। जैसे दे है, वी है, इनके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं किया जाता, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, थिंक। दे थिंक डीपली। लास्ट फिलअप है रोहित डैश। तो पीछे ऑप्शन दिए हैं प्ले और प्लेज। तो रोहित नाम है पर्सन का, तो इसके साथ हम लिखेंगे प्लीज़। तो ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में जंप आएगा, सेकंड में रिसाइट, थर्ड में ओबेज क्योंकि डेविड नाम है, फोर्थ में थिंक और फिफ्थ में प्लीज़। ये एक एक करके आप अपनी कॉपी में लिखिए और साथ में ये ऑप्शन भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये क्यों फिल किया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट क्या है। नेक्स्ट वर्कशीट है वो है मैथ की वर्कशीट। इसमें वर्कशीट 1, 2, 3 करके नहीं दिए हुए हैं, ये चैप्टर वाइज वर्कशीट हैं। तो इससे पहले जो मैंने सम्स करवाए हैं, जमा और घटा के जो करवाए थे, वो आपने इससे पहले वाली वीडियो में देख लीजिए। आज जो हम करेंगे वो है गुना। तो गुना क्या होती है, जैसे 2 जमा 2 4 होता है, तो यहाँ जमा हो रही है, तो 2 को 2 बार जोड़ा 4 आया। तो इसी तरीके से पहाड़े बनाए गए हैं, 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो गुना के मतलब होता है कि किसी भी नंबर को कितनी बार जोड़ा गया, उसको हम गुना के तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी कि ज़्यादा लंबा जो हम जोड़ने की बजाय हम उसको गुना करते हैं। अब जैसे पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है 24, उसको गुना करना है 3 से।
तो 3 के पहाड़े को हमें 4 तक लेके जाना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही। 12 जो है कैसे लिखते हैं, इसमें जो पीछे का अंक होता है इकाई का वो हमें यहाँ लिखना है, और जो आगे का अंक होता है इसको हम आगे वाली गुना में ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 3 की गुना जो है इस अंक की गुना जो आगे वाला अंक है उसके साथ करेंगे, यानी कि दहाई के अंक के साथ। 3 दूनी 6 होते हैं और उसके साथ हमें 1 को जोड़ देना है, यानी कि 7। तो यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो 72, 70 2 72 आ जाएगी, यानी कि 24 तिया 72 होगा। उसी तरीके से जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 73 को 6 से गुणा करनी है। तो 6 के पहाड़े में 3 पर क्या आएगा, यानी कि पहला अंक जो है इकाई का इकाई के साथ गुना होगी। 6 तिया 18, 18 जो है वो 2 अंक होते हैं। इकाई का अंक हम यहाँ लिख देंगे, और दहाई वाला अंक मैंने अभी बताया था वो आगे वाले उसके साथ गुना करते हुए उसके साथ जुड़ जाता है। तो 6 के पहाड़े में 7 पर क्या आएगा, 6 सत्ते 42, यानी कि 6 को 7 बार जोड़ने पर हमें 42 मिलेगा। उसके बाद 1 उसके अंदर जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी गुना आ जाएगी 638। अब जो लास्ट वाला सवाल है ये आप अपने आप कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले 2 सवाल किए हैं वैसे ही गुना होती है। और आप जो 9 का पहाड़ा कीजिए उसको एक एक करके लिखिए, और उसकी हेल्प से जो है आप यहाँ पर इस गुना को कर सकते हैं। ये एक मेथड था। अब दूसरा देखते हैं गुना का। दूसरा तरीका यहाँ पर दिया हुआ है 4th सम में। देखिए सवाल है 26 गुना 3, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है, 26 के 2 टुकड़े कर लिए। 26 में दहाई और इकाई को अलग कर लिया, यानी कि 26 में 20 दहाई है और 6 इकाई है। उसके बाद गुना 3 है ही। अब क्या करना है कि जो 26 के 2 टुकड़े किए थे उन दोनों को 3 से गुना करनी है, यानी कि 20 को 3 से और 6 को भी 3 से गुना करनी है। तो 20 को 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 0 जो है वो हम पीछे लगा देते हैं। 2 को 3 से गुना कर लो, 2 तिया 6 और पीछे 0, ऐसे कैसे 0 वाला अंक जो होते हैं गुना होती है वो बहुत आसान होती है। उसके बाद 6 तिये 18, ये यहाँ पे लिख दिया। तो 60 और 18 जो है उसका जोड़ हमें यहाँ करके लिख देना है, तो वो क्या आ जाएगा 78। ये एक तरीका होता है गुना करने का। अगर हमारे पास थोड़ी बड़ी संख्या है और उसको हमें थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है तो एक ये भी तरीका होता है गुना करने का। तो आगे वाला ये सवाल जो है ये हम करके देख लेते हैं कि हमें फिर से एक प्रैक्टिस कर लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको 6 वाला जो सम है वो अपने आप करना है। तो ये 5th सम जो है 5th क्वेश्चन ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए 5th जो क्वेश्चन था 64 गुना में 5। तो 64 को 5 से अगर हम गुना करेंगे तो उसका क्या करना है, हमें पहले 64 को 2 भागों में बांट लीजिए, दहाई अलग और इकाई अलग। तो 64 में दहाई कितनी है 60 है और इकाई कितनी है 4 है, उसको गुना करना है 5 से। तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो 2 संख्या हमारी बनी 60 जमा 4, उन दोनों को ही 5 से गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए 60 को 5 से गुना कर दिया और 4 को 5 से गुना कर दिया। तो इसका क्या आया, 6 को 5 से गुना कर लीजिए, 6 पंजे 30 और साथ में 0 लगा दिया तो ये 300 हो गया। जमा कितना 4 पंजे 20, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो अब इन दोनों को जो है आपको क्या करना है, जोड़ लेना। 300 जमा 20 क्या करना है, जोड़ना है, 320 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप सभी को ये दूसरा मेथड यूज़ करके और मैथ के सम करने हैं, गुना के सवाल करने हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको गुना समझ में आ गई है, और प्रैक्टिस के लिए अलग अलग क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगली वर्कशीट जो है। नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो है हिंदी की वर्कशीट। इसमें एक अपठित गद्यांश जो है वो दिया हुआ है। आप देखिए ध्यान से, इस गद्यांश को मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद नीचे जो है इसी गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं।
स्टार्ट करते हैं। दुनिया की भीड़ में मैं खो गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे इतना पता है मैं आपका मनोरंजन करता हूँ, देश विदेश, मौसम, खेल कूद, व्यापार और राजनीति की खबरें सुनाता हूँ। दर्शक एक नहीं मेरा, श्रोता रखता हजारों। तो आपको ये पता चल रहा है कि इसमें कौन बोल रहा है, ये आइडिया लग जाएगा क्योंकि लास्ट लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम रीड करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में गद्यांश में कौन बोल रहा है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूट्यूब, टेलीविज़न, फेसबुक और रेडियो। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दर्शक एक नहीं मेरा। दर्शक कौन होता है, देखने वाला। श्रोता रखता हजारों, श्रोता होता है सुनने वाला। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इन चारों में से जिसके जो है सिर्फ श्रोता हो सकते हैं, दर्शक नहीं हो सकते हैं। बाकी सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, सिर्फ रेडियो है इसको हम सिर्फ सुनते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेडियो। तो इस गद्यांश में कौन बोल रहा है, रेडियो बोल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मौसम, खेलकूद, व्यापार के बीच कौन सा विराम चिन्ह है। ये जो आपको छोटा सा कोमा दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह कौन सा होता है, अल्प विराम होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। जो कोमा होता है, इंग्लिश में कोमा बोला जाता है, इसको बोला जाता है हिंदी में अल्प विराम, जो लाइन में थोड़ी सी देर के लिए रुकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अल्प विराम। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ये दे रखा है, वंदना, मुस्कान, पलक और खुशी खेल रही हैं। तो इसमें वंदना, मुस्कान और पलक, इनके बीच में क्या किया है, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अभी जो मैंने बताया था कोमा, उसका प्रयोग किया गया है। तो आपको जो ये सेकंड है, इसके अंदर भी लड़कों के नाम दिए हुए हैं, अभिनव, हिमांशु, अनिरुद्ध और देव पढ़ रहे हैं। तो अभिनव के बाद कोमा लगाना आपको और हिमांशु के बाद भी कोमा लगाना है। यहाँ पर 2 जगह कोमा लगेगा। और देव पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो पहले ही गैप देने के लिए जो है और आ गया है, तो हमें यहाँ इसको प्रयोग नहीं करना है। हमें सिर्फ अभिनव, हिमांशु, अनिरुद्ध, इनके बीच में 2 जगह कोमा लगाना है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है इसमें देख लेते हैं। क्या तुम्हें तैरना आता है। ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रश्न पूछा हुआ आपसे। तो इसके आखिर में जो है हम प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनको कहते हैं विराम चिन्ह। तो ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और ये जहाँ जहाँ जो मैंने चिन्ह लगाए हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है और इस तरीके से आपको सेंटेंस लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन में है, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। मैंने अभी बोला था फर्स्ट क्वेश्चन करवाते हुए कि सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। तो दर्शक किसे कहते हैं, देखने वाले को। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। अभी मैंने बताया आपको कुछ विराम चिन्ह जो है, जैसे अल्प विराम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी तरीके से इस गद्यांश के अंदर जो है कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है वो आपको लिखने हैं। जैसे लास्ट में जो है हर एक सेंटेंस के जहाँ पर भी एक वाक्य कंप्लीट होता है उसके आखिर में जो है ये डंडा जो लगाया जाता है इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। जो कोमा लगाया जाता है उसको अल्प विराम। खेल और कूद के बीच में जो ये डैश लगाया गया है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। और कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसके आखिर में इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अभी आप इन सबको नोट कर लीजिए क्योंकि अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देगा ये सारे के सारे जो विराम चिन्ह हैं आपके इस गद्यांश के अंदर कौन कौन से विराम चिन्ह इस्तेमाल किए गए हैं वो अभी बता रही हूँ। तो ये विराम चिन्ह हैं जो आपके गद्यांश के अंदर आए हैं। फर्स्ट है अल्प विराम, सेकंड
पूर्ण विराम, थर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह, और फोर्थ जो है वो है योजक चिन्ह। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है हिंदी की वर्कशीट का। आप गद्यांश को भी लिखिएगा और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप अगला जो है वर्कशीट किस चीज़ की है, परिवेश अध्ययन। नेक्स्ट जो है हमारी इससे पहले 2 वर्कशीट हो चुकी हैं पहली वाली वीडियो में, अब थर्ड वर्कशीट करते हैं। पहला पार्ट जो था वो परिवार में बदलाव के कारण। तो कार्यपत्रक 3 है, परिवारों में बदलाव कब। ऊपर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। परिवार हमेशा एक से नहीं रहते, परिवार के सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जन्म, मरण, विवाह या काम करने के लिए दूसरे स्थानों पर जाने के कारण बदलाव आते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके होने से परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या अंतर आएगा, सदस्य बढ़ेंगे या घटेंगे, प्रत्येक चित्र के नीचे लिखिए। तो देखिए पहला चित्र जो है वो उसमें क्या लिखा हुआ है, परिवार में शिशु का जन्म। तो उससे क्या होता है, परिवार में एक सदस्य बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, परिवार बढ़ेगा। वो मैंने लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला जो चित्र दिया हुआ है वो है विवाह के बाद नई बहू का घर में आगमन। तो उससे भी क्या है, सदस्य जो है वो घर में बढ़ रहे हैं, तो परिवार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब इसी पैराग्राफ से रिलेटेड जो है कुछ और फोटो नीचे दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। विवाह के बाद कन्या का दूसरे घर में जाना। मान लीजिए आपके घर में जो है आपकी बहन है या बुआ जी है, उनकी शादी हो गई है, वो दूसरे घर में चली गई हैं, तो उससे क्या होगा, आपके घर के सदस्यों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, घटेगा परिवार। उसके बाद लास्ट वाली फ़ोटो देख लेते हैं, तबादले के कारण संयुक्त परिवार से अलग होना। उसमें क्या होगा, आप लोग पहले गांव में रह रहे थे, आपके मम्मी पापा को कहीं बाहर काम करने के लिए आना पड़ा, तो वहाँ पर परिवार क्या हो गया, छोटा हो गया, कम हो गए वहाँ पर सदस्यों की संख्या। तो वहाँ पर जो आपके संयुक्त परिवार है वो क्या हो गया, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला। शिशु के जन्म से परिवार में अनेक परिवर्तन आते हैं, नीचे दिए गए स्थान में ऐसे कुछ परिवर्तन लिखो। बच्चे के जन्म से, अब शिशु का जन्म होता है तो उससे क्या होती है, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है, और कभी कभी क्या होता है, बड़े घर की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा आपके दिमाग में जो आते हैं परिवर्तन और क्या क्या हो सकता है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप सबको ये अभी तक मैंने जितनी वर्कशीट करवाई है समझ में आ गई होगी। बहुत इजी हैं, आप इजीली कर सकते हैं, और नोट डाउन करते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाइए। थैंक यू।